गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है, साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं सर। मात्र कितना, 20 ऑब्जेक्टिव। और ये 20 ऑब्जेक्टिव सर मैं कहूंगा ना कि एग्जाम से पहले करके जाना, वरना आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि पता है जब एग्जाम देख के आओगे ना, अगर ये पूरा क्वेश्चन करके नहीं जाओगे ना, तो पता है क्या कहोगे, है दैया मैंने लुट गया। हाँ, ये जरूर बोलोगे सर, क्योंकि पता है ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना सर, बड़ी अच्छी तरीके से मैं छाटा हूं सर, ठीक ना। आना, और आप सबको भी पता है सर कि ये सारे का सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता ही है। आओ देखो इधर। हाँ, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। और इससे पहले कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। और एक बात और है सर कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे चल रहा होगा टेलीग्राम, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। क्योंकि सर आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, ठीक ना। या फिर सर ये आपको पता चलेगा ना कि जब आपके एग्जाम होगा ना, तो इससे 30 मिनट पहले मैं कुछ ना कुछ डाल दूंगा सर, इसलिए ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। और उम्मीद रखना कि डालिए दूंगा। आना, कहता है क्या सर, विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन। अच्छा देखो सर, जब कहेगा विद्युत धारा क्या करता है, विद्युत धारा क्या करता है सर, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है सर, ये उत्पन्न करता है। जब नाम आएगा उत्पन्न का, तो देखो इधर गौर करना, ये विद्युत धारा जैसे कहेगा उत्पन्न, वैसे मारना घपसना चुंबकीय क्षेत्र। क्या मारना सर, चुंबकीय क्या सर, ये क्षेत्र, ठीक ना। तब विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, चुंबकीय क्षेत्र। धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना सर। जब कहेगा धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और एक चीज और गौर कर लेना सर। हाँ, आइए पहले अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है विद्युत चुंबक होता है क्या, विद्युत चुंबक क्या होता है सर। तो विद्युत चुंबक जो होता है ना, वो अस्थायी चुंबक होता है। क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है, ठीक ना। देखो सर, ये विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक क्यों है सर, इसके पीछे का रीजन बहुत सारे चीज होता है सर, ठीक ना। एक होता है विद्युत तीव्रता सर, ठीक ना। क्या होता है, विद्युत तीव्रता, जो सब इको ऊपर काम करता है, ठीक ना। इसलिए कहेगा विद्युत चुंबक क्या है, अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, ठीक ना। कहता है डायनमो का सिद्धांत आधारित है किस पे। देखो सर, डायनमो का सिद्धांत जो होता है ना सर, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। किस पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, सी होगा। फिर से गौर करो, जब कहेगा कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या सर, ये पूछा हुआ, ठीक ना। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना है, कमेंट करो। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना है सर, लगभग कितना है। तो लगभग 30,000 ओम होता है सर। कितना ओम होता है, लगभग 30,000 ओम होता है, ना कि 3,000 ओम मार देना, ठीक ना। लगभग कितना सर, 30,000 ओम होता है। क्या, तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, ठीक ना। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो 30,000 ओम होता है। ये चीज को गौर कर लेना, वरना प्यारे में बिना मर जाओगे सर। अब देखो सर, कहता है क्या सर, कि परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है। अच्छा, परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण। अच्छा देखो सर, यहाँ पे गौर करना, कह रहा है परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है कौन, चुंबकीय गुण। कौन करता है, चुंबकीय गुण। परिनालिका प्रदर्शित करता है कौन, 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 चुंबकीय गुण। हाँ, चुंबकीय गुण है ना सर। अब देखो अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। हाँ, एक चीज और गौर कर लेना सर, कि अगर जैसे आपसे पूछ दिया ना कि विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या है। देखो इधर, ये भी एग्जाम में पूछ ले है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है सर, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ये गौर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले है सर कि विद्युत तीव्रता SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। एक और डैश दे करके लिख लो सर, एक चीज और डैश दे करके लिख लो। ये सब पूछता है सर, ठीक ना। एक और डैश दे करके लिखो। और सभी केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक ना सर। एक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। अब देखो, अब कहेगा सर कि घरेलू उपयोग के लिए कितना वोल्ट का करंट होता है सर। तो जब कहेगा घरेलू, क्या कहेगा सर, देखो ये गौर कर लेना,
ये सब एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक ना। घरेलू किसके लिए सर, घरेलू उपयोग के लिए, ठीक ना। घरेलू उपयोग के लिए कितना वोल्ट होता है सर, 220 वोल्ट होता है, ठीक ना। अगर घरेलू में अगर करंट, अगर घर में अगर 220 वोल्ट से अगर अधिक करंट आ जाएगा ना तो सारा बल्ब विनाश हो जाएगा सर, सारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, सारा पंखा टूट फूट जाएगा, मतलब सारा पंखा का कंडक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर। तो घर में जो आता है सर करंट वो मैक्सिमम 220 वोल्ट होता है सर, कितना होता है, मैक्सिमम 220 वोल्ट, ठीक ना। तो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत धारा की उपयोग कितना होता है, तो 220 वोल्ट, ठीक ना। ये भी एग्जाम में आएगा। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक पूछेगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक पूछेगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा। एक चीज और गौर कर लो, आप देखो सर, जैसे मैं आपको कहूँगा ना ये कितना है, 3 है, 3 ओम है, और ये कितना है सर, ये आपका 4 ओम है, ये कितना है 5 ओम है, और ये कारक कौन क्रम में है सर, ये श्रेणी क्रम में है। कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध, क्या पूछेगा सर, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक ना। जब पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध तो क्या करना है, देखो इधर, जब 3 या 4 5 जितना भी दिया रहेगा, जब पूछेगा ना कि समतुल्य प्रतिरोध और यहां पर बात कर दिया श्रेणी क्रम में, तो सबको जोड़ देना, ठीक ना। यानी 4 5 3 4 5 कितना हो गया, 5 और 4 9 9 3 कितना 12, कितना हो गया सर, ये 12। और कभी मत गाजाना घारा, और ये सीधे आ गया एग्जाम पेपर में। अगर यही पूछता ना, अगर यही पूछता कि ये जो 3 ओम है, ये जो 4 ओम है, और ये जो कितना है सर, ये 5 ओम है, ठीक ना। ये 3 ओम 4 ओम और कितना है सर, ये 5 ओम है। ये सारा का सारा कौन क्रम में है सर, ये समांतर क्रम में, ठीक ना, समांतर क्रम में, ठीक ना, समांतर क्रम में है। अब पूछा है समतुल्य प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध सर, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक ना। क्या पूछा है, समतुल्य प्रतिरोध। देखो इधर 3 4 5 समांतर क्रम में, और पूछा समतुल्य प्रतिरोध। देखो सर, जब कहेगा समांतर क्रम में तो 1/R1 अब प्लस 1/R2 अब प्लस 1 क्या R3 कर देना सर, 1/R3, तीनों को है ना, तो R3 तक जाना, आगे रहता तो आगे तक जाते हैं। और जब पूछेगा श्रेणी क्रम में तो सबको जोड़ देना, R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 सर, यानी R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 4 है, R3 की वैल्यू कितना 5 है। अब जब कहेगा समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में तो 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब गौर करना, सभी को क्या कर लो, एलसीएम, 5 4 3 5 4 3 5 4 3 कितना हो जाएगा, 5 4 3। अब देखो सर, ये 5 4 3 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 नहीं होगा सर, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दिया कितना 60 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा सर, ये ऊपर 20 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा सर, यानी वित्तीय 60, ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60, ये कितना हो जाएगा सर 12 25 60, ये 12 हो जाएगा, यानी 12, यानी 2 और 5 7 7 का यहाँ पे 7 लिख दो, 1 1 2 2 2 कितना 4 अब बट्टा कितना हो गया 60, ये क्या हो गया सर, हमारा प्रतिरोधी समतुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक ना। तो जब कहेगा समांतर क्रम में सर तो ये होगा, जब कहेगा समतुल्य श्रेणी क्रम में है तो ये होगा, ठीक ना। इसको गौर कर लेना सर, क्योंकि आपके एग्जाम में पता है आने वाला है। अब सर एक नई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या सर कि यदि आपतित किरण कांच में है, यदि आपतित किरण क्या है सर, कांच में है, और अपवर्तित किरण हवा में है, तो आपतन कोण होगा क्या। देखो सर, कह रहा है आपतित किरण किसमें, कांच में है, ठीक ना। आपतित किरण कहाँ पे है, कांच में। सर देखो ये वाला हमारा कांच है, ठीक ना। यह आपतित किरण किसमें, कांच में है। अपवर्तित किरण कहां पे है, हवा में है, तो आपतन कोण होगा। देखो सर, ये आपतन कोण क्या होगा। देखो सर यहां पे गौर करना, ये क्या कह रहा है, क्या फिर से सोचना, आपतित किरण कांच में है, आपतित किरण क्या में, कांच में है, तो आपतन कोण का मान होगा परावर्तन कोण से कम होगा। क्या होगा, अपवर्तन कोण से क्या होगा सर, कम होगा। अपवर्तन कोण से क्या होगा सर, कम होगा, ठीक ना, कम होगा। ये गौर करना, देखो कैसे, क्योंकि सर कह रहा है क्या कि आपतित किरण तो कांच में है, आपतित किरण कहाँ पे है, कांच में है, तो कह रहा है सर ये अपवर्तित किरण हवा में है। तो जो सर हवा में है, तो अपवर्तित किरण हवा में है, तो अपवर्तन कोण से कम हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर आपतन कोण जो है ना सर, वो यहाँ पे कह रहा है अपवर्तित किरण कहाँ पे, कांच में है, तो ये आपतन कोण का जो मान होगा वो अपवर्तन कोण से क्या होगा, कम होगा। अपवर्तन कोण से क्या होगा, कम होगा सर, ठीक ना, यानी इससे ये कम होगा। अपवर्तन कोण से क्या होगा, ये कम होगा, ठीक ना। अगला कहता है यदि आपतन कोण 0 हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा। देखो सर ये गौर करना, अपवर्तन कोण
क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये आपतन कोण भी क्या हो जाएगा सर, जीरो। आपतन कोण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपतन कोण भी क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। अपवर्तन कोण जीरो, तो आपतन कोण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, ठीक ना। हाँ ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपतन कोण बढ़ते हैं तो अपवर्तन कोण क्या होगा। यदि आपतन कोण का मान बढ़ते हैं, यदि आपतन कोण बढ़ते हैं तो अपवर्तन कोण क्या होगा, तो अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा सर। देखो अगर ये आपतन कोण बढ़ेगा, अगर ये आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा सर, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपतन कोण अगर बढ़ता है, आपतन कोण अगर बढ़ता है तो ये अपवर्तन कोण भी क्या होता है सर, ये बढ़ता है, ठीक ना। तो आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण बढ़ेगा, अरे आपतन कोण बढ़ेगा अपवर्तन कोण बढ़ेगा, ठीक ना। अपवर्तन कोण का मान जीरो तो आपतन कोण का मान जीरो। आपतन कोण जो होगा सर, अगर अपवर्तित किरण अगर कांच में होगा, आपतित किरण अगर कांच में होगा, अपवर्तित किरण हवा में होगा, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से क्या होगा, कम होगा सर। आना अब अगली क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि पता है क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा छाटा हुआ हूं सर। कहता है क्या कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी होगी क्या। देखो सर कह रहा है क्या, लेंस की क्षमता दिया हुआ एक डायोप्टर, मैंने एक क्लास को कल ही लिया हूं सर। लेंस की क्षमता को पी से बोलते हैं, पी बराबर दिया हुआ कितना, एक डायोप्टर दिया हुआ, कितना डायोप्टर दिया हुआ, एक डायोप्टर, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी। अगर सर ये दिया हुआ एक डायोप्टर, तो उस लेंस की क्षमता क्या, सॉरी उस लेंस की फोकस क्या होगी, तो पी बराबर होता है कितना, 1/f होता है। यहाँ पर पी की वैल्यू कितना दिया हुआ सर, वो सेंटीमीटर में आंसर देगा पक्का, क्या बोले, अच्छा मीटर में भी आंसर दिया हुआ है, देखो इधर। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1/f, ये f यहाँ जाएगा तो f बराबर हो जाएगा 1/1, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा तो f बराबर 1/1, और 1/1 कहने का मतलब 1, तो ये क्या चीज़ में है सर, ये मीटर में है। तो 1 मीटर भी होगा, या फिर 1 मीटर में अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर भी होगा, नहीं 100 सेंटीमीटर भी होगा इसका आंसर, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या कि उस लेंस का नाम बताइए जो हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उस लेंस का क्या नाम है जो हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखो सर अगर आभासी कहे ना सर, अगर आभासी कहे तो काल्पनिक, और सीधा, देखो सर जब भी नाम आता है सीधा का, किसका, सीधा का, तो वो एनी टाइम काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिर आभासी भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर, आभासी भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी भी कहते हैं, ठीक ना। अब गौर करना, जब भी प्रतिबिंब सीधा होती है तो वो काल्पनिक होती है और वो आभासी होती है, आभासी का ही दूसरा नाम काल्पनिक है, ठीक ना। कह रहा है वो लेंस का नाम बतावे, तो वो लेंस जो है सर वो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, वो अवतल लेंस है, ठीक ना। वो अवतल लेंस में एनी टाइम वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और काल्पनिक या फिर आभासी बनता है। अगर बात होती दर्पण की, तो दर्पण में वो होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होता है सर, ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना। अगर बात यहाँ पे किया लेंस का, तो लेंस में होगा आंसर अवतल, और अगर बात करता दर्पण का तो आंसर होता लुत्तल। क्या होता सर, ये उत्तल, क्या होता सर, ये उत्तल, ठीक ना। तो यहाँ तक कि किसी प्रकार की डाउट सर अगर दिक्कत है तो मुझे बोलो सर, मैं आपकी पूरी दिक्कत को दूर करूंगा, क्योंकि कहा जाता है सर। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला कहता है ना कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका पीएच मान संभावित क्या होगा। देखो सर एक क्या बिलियन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है सर, तो वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है सर। अब ये गौर करना, जब वो लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका मतलब तो वो अम्लीय है नहीं। तो जब अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, एक्यूरेट होता है सर। लेकिन 7 से अधिक किसका होता है, हाँ आना, तो 7 से अधिक इसमें कौन है, देखो 1 है, 4 है, 5 है, तो ये तो सारा का सारा ये अम्लीय का पीएच मान है, क्योंकि अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता, तो ये सभी का सभी अम्लीय का पीएच मान है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है जो 10 है सर, तो हमारा अम्लीय का पीएच मान नहीं है, क्योंकि बोला है लाल लिटमस को नीला करता, तो कभी भी अम्लीय लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, ठीक ना। अगला कहता है क्या सर कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पित्तल कहते हैं सर, ठीक ना। क्या कहते हैं, पित्तल, इसको भी नोट कर लेना। कहेगा तांबा, क्या कहेगा सर, तांबा, अब प्लस क्या कहेगा, मिलेगा कौन, जिंक, इसका मिश्र धातु को क्या कहेंगे, तो पित्तल, क्या कहेंगे सर, ये पित्तल, ठीक ना, इसको नोट कर लेना। अगला कहता है सर कि लोहा कोमा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कौन कौन है, लोहा है, ये पूछेगा, हाँ गौर कर लेना। क्या कहता है लोहा, और कोमा क्या कहता है सर, ये निकेल, हाँ, और क्या, क्रोमियम, और कोमा क्या है सर, ये क्रोमियम है, ठीक ना, क्रोमियम।
आना। लोहा निकेल क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं सर? लोहा निकेल क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। क्या कहते हैं सर? स्टेनलेस है ना सर, स्टेनलेस है ना, स्टेनलेस स्टील। क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील, ठीक ना, स्टेनलेस स्टील। जब लोहा निकेल क्रोमियम मिलेगा तो बनाएगा स्टेनलेस स्टील सर। क्या बनाएगा? स्टेनलेस स्टील, ठीक ना। तो लोहा निकेल क्रोमियम मिलने पर क्या बनाएगा? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। इसको गौर कर लेना। अगला क्या कहता है? कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं सर गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक ना। तो किसको? तो लोहा को किससे? तो जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। कौन कौन? तो लोहा और जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है सर? थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना ये बड़े मजेदार होने वाला है, ठीक ना। आइए सर, कहता है ना किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है? अब देखो कह रहा है किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध है। अब इसमें से छांटो कि कौन सा कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है। मैंने आप सभी को पढ़ाया हूं सर आईपीएससी नियम। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? कह रहा है CH4। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? कह रहा है C2H2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? कह रहा है सर C4H10। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है सर कि C2H4। देखो सर जब कहेगा द्विबंध बनाता है एल्किन में। किस में बनाता है सर? ये एल्किन में बनाता है, ठीक ना। एल्किन में बनाता है द्विबंध सर, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, ठीक ना। आने देखो अगर ये n अगर 2 है तो ये हाइड्रोजन कितना होगा? 2 दूनी 4। अब सोचो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, कितना है? एक। सॉरी यहाँ पे कितना है? एक। कार्बन के साथ कितना है? एक है। तो यहाँ अगर हम n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 1 हो गया, लेकिन ये कितना होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पे 4 है तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ये यहाँ पे n की वैल्यू कितना है? 2 है, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पर 2 ही है, नहीं होगा। आना यहाँ पे कितना है सर? तो ये आपका 4 है, n की वैल्यू कितना है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। लेकिन यहाँ पे है 10, नहीं होगा। यहाँ पे कितना है? 2 है, तो ये 2 रखो। और यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये n की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी सर ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा? डी होगा सही जवाब, है ना। और इसी तरीके से सारा का सही जवाब करते रहो, ठीक ना। कहता है वायु गैस मुख्यतः होती है तो मीथेन होती है CH4। वायु गैस मुख्यतः होती है तो सर आपको कहेगा ना तो CH4 यानी क्या होगा? मीथेन। अगला कहता है कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? अच्छा इसमें से एगो छांटना है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है सर। अब देखो सबसे पहले प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम है, कोयला है। देखो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये तीनों एक जैसा है, ठीक ना। लेकिन लकड़ी जो है सर वो हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक ना। तो कहेगा कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो सर लकड़ी सब जीवाश्म ईंधन नहीं है। कहता है क्या? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। क्या है सर? ये मीथेन। इसको गौर कर लेना। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है सर? ये मीथेन है, ठीक ना। तो सर आपका बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है सर, और मैं आपको इसी तरीका से क्वेश्चन लाता रहूँगा डेली सर। और ये आपका डेली सुबह में 10 बजे क्लास चलती है, और इस क्लास में मेरा मकसद था कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करवा दिया हूँ। तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन करवाता रहूँगा। और ये जो 20 क्वेश्चन करवाए हैं सर इसमें बायो का क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। और केमिस्ट्री और फिजिक्स अभी पूरा क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि 20 को तो क्वेश्चन ही छाटे हैं सर। मेरा मकसद था कि 20 क्वेश्चन में से कम तो 5 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए, और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ रखना कि वो आएगा सर। तो तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। फिर मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, और टंच रहना, ज़बरदस्त रहना सर, और अपने के साथ साथ अपने माँ बाप का ख्याल रखना सर, और माँ बाप के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना सर, है ना, क्योंकि है ना सर। थैंक यू, लव यू।